हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम पॉइजन ऑफ लव स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। हमने देखा था कि ये बात चारों तरफ फैल जाती है कि गु मैंग ने देशद्रोह कर दिया है। मोशी इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था। तब तक उसने यकीन नहीं किया था जब तक उसने खुद से अपनी आंखों से गु मैंग को दुश्मन देश के साथ नहीं देख लिया था। डोंगटिंग लेक एक बहुत ही बड़ा लेक था जो कोहरे से ढका हुआ था और वहाँ पर युद्ध पोत यानी कि जो बड़े बड़े जहाज़ थे जिन पर युद्ध करने की सामग्रियाँ रखी हुई थी वो थे, और वाटर बीस्ट भी थे जो युद्ध कर रहे थे। जो टैक्टिक्स, जो युद्ध नीति लियाओ कंट्री ने अपनाई थी वो इतनी ज़्यादा फ़ैमिलियर थी कि मोशी के दिल को उसने तोड़ दिया था। इस तरह के इमोरल मतलब ना यूज़ किए जाने वाले और बिना किसी चिंता के युद्ध करने वाली जो एक नीति थी वो मोशी ने पहले भी देखी थी। ये स्ट्रैटेजी गु मैंग अपनाता था पास्ट में, और बैटलफील्ड में जब भी गु मैंग अपनी वांगबा आर्मी के साथ युद्ध के लिए आता था तो वो हमेशा ही इस तरह के युद्ध नीति को अपना करके युद्ध जीत करके ही वापस आता था। इस चीज़ ने मोशी को बहुत तड़पा दिया था क्योंकि लियाओ कंट्री की जो युद्ध नीति थी वो सेम वैसे ही थी जैसी गु मैंग पास्ट में यूज़ किया करता था। मोशी ने जनरल इन चीफ को बोला कि उन्हें तुरंत के तुरंत अपने युद्ध को समाप्त करना चाहिए और इस युद्ध को रोक देना चाहिए, नहीं तो पूरा का पूरा सब कुछ जो भी है वो तबाह हो जाएगा और लेक के नीचे दब करके रह जाएगा। मोशी जनरल इन चीफ को ये बात बोलता है कि आप गु मैंग के किसी भी कंपैरिजन में नहीं हो, आप गु मैंग से युद्ध नहीं जीत पाओगे। ये सुनकर जनरल इन चीफ ने मोशी की बात को नकार दिया और कहा, गु मैंग मेरे लायक नहीं है। मोशी, तुम्हें लगता है कि मेरा जो प्योर ब्लड है, जो मुझे गॉड्स के द्वारा मिला है, उससे मैं उस नीच और स्लेव जाति के गु मैंग को हरा नहीं सकता हूँ। जनरल इन चीफ बहुत घमंड में ये सारी बातें बोल रहे थे। उस ओल्ड नोबल मैन को ये नहीं पता था कि गु मैंग को इस सब से कोई फ़र्क नहीं था कि वो यानी कि जनरल इन चीफ के पास प्योर ब्लड है या वो गॉड के द्वारा बनाए गए हैं। और वही हुआ जिसका मोशी को डर था। चारों तरफ आग की बड़ी बड़ी लपटें जल उठी। जनरल इन चीफ जो पहले बिना किसी चोट के वापस आए थे, इस बार जब उनका सामना गु मैंग के लीडरशिप में जो सैनिक थे उनसे हुआ तो पहली बार जनरल इन चीफ हार करके वापस आए थे। जो स्पिरिचुअल बोर्ड्स थी वो एक एक करके बहुत शोर के साथ तबाह हो रही थी और वाटर बीस्ट लेक के बॉटम से उठ करके बाहर आ रहे थे और एक एक कल्टीवेटर को चुन चुन के मार रहे थे। चारों तरफ जो आग थी उसने आसमान को बिल्कुल लाल रंग का कर दिया था और जो इतनी तबाही हुई थी, जो सैनिक, जो कल्टीवेटर्स मारे गए थे, उनकी वजह से चारों तरफ वाटर बिल्कुल रेड हो चुका था। जब ऐसा लगा कि चोंगहुआ एम्पायर हारने ही वाला है लियाओ कंट्री से, तो कोई रास्ता ना बचते हुए देख करके मोशी मेन टावर शिप, जो कि लियाओ कंट्री की मेन टावर शिप थी, उस पर गया। उसके पास कुछ नहीं था सिवाय उसके तलवार के। जो जहाज का जो इन्फर्नो था वो जलता ही जा रहा था और उससे लगातार काला धुआं निकल रहा था।
लियाओ कंट्री एक ऐसी कंट्री थी जो डीमनी कल्टीवेशन का उपयोग करती थी और उनके कल्टीवेटर्स के जो श्राप थे वो क्रूएल थे और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। हंड्रेड्स ऑफ कल्टीवेटर्स ने मोशी को देखा। वो सब मोशी को मार देना चाहते थे। तभी अचानक से एक आवाज़ आई, सब कोई रुक जाए, कोई एक कदम नहीं बढ़ाएगा। ये एक जानी पहचानी आवाज़ थी। टावरशिप के अंदर से एक पर्सन बाहर निकला और फिर एक बार खामोशी ने अपने सामने उस पर्सन को देखा जिसको देख करके उसका दिल टूट सा गया था। उसके सामने गू मैंग खड़ा हुआ था। गू मैंग के फेशियल फीचर्स पहले की तरह ही डेलिकेट और ब्यूटीफुल थे। कोई चेंजेस नहीं आया था। उसके अंदर अभी भी कहीं ना कहीं एक चाइल्डिशनेस और स्वीटनेस थी, लेकिन उसकी स्किन पहले से ज़्यादा डार्क हो गई थी और उसकी बॉडी पहले से ज़्यादा सख्त हो गई थी। लेकिन अभी भी गू मैंग की आंखें पहले के जैसे ही थीं, बिल्कुल ब्लैक और शाइनिंग। जैसे कि गू मैंग दुनिया में हर एक चीज़ को, हर एक ट्रिक को अपनी आंखों से साफ साफ देख सकता था। गू मैंग की अपर बॉडी एक्सपोज्ड थी, लेकिन उसके कमर पर बहुत सारी लेयर्स की बैंडेजेस बंधी हुई थी और उसके शोल्डर पर ब्लैक रोप थी। उसका शोल्डर जो था वो ब्लैक रोप से कवर्ड था और वो उसके फोरहेड से अटैच्ड था। गो मैंग के फोरहेड पर एक रिबन था जो कि बिल्कुल रेड हो रखा था ब्लड की वजह से। ये वो एक रिबन था जो चोंगहुआ एम्पायर के रॉयल आर्मी के एक सैनिक जो शहीद हो चुका था उसके रोब्स से फाड़ करके ये रिबन बनाया गया था। गू मैंग बहुत ही आराम से शिप के किनारे ऐसे आराम से खड़ा हुआ और उसने मोशी की तरफ देखा बहुत गौर से और कहा, शीहे जुन, बहुत वक्त बाद हम मिल रहे हैं। चारों तरफ आग जल रही थी। मोशी ने फाइनली अपनी आंखों से देशद्रोही को देख लिया था। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था, उसका दिमाग नहीं मान रहा था, लेकिन अब उसे यकीन करना पड़ रहा था कि गो मैंग ने देशद्रोह किया था। वो मन में कहता है, यानी कि मोशी मन में कहता है, ऐसा ऐसा कैसे पॉसिबल है। मोशी को ऐसा लगता था कि लियाओ कंट्री एक ऐसी कंट्री थी जहाँ पर सिर्फ अत्याचार और किसी भी हालत में युद्ध को जीतना ही आता था। गू मैंग वहाँ पर कैसे फंस गया था, कैसे उनके साथ मिल गया था। गू मैंग तो हमेशा से ही एक प्योर और काइंड हार्टेड और अपने राइट्स के अनुसार काम करने वाला पर्सन था। माना माना उसने चोंगहुआ को छोड़ दिया था, लेकिन लेकिन उसे लियाओ कंट्री के साथ नहीं मिलना चाहिए था, उसे देशद्रोह नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। मोशी ने अपनी आंखें क्लोज करी और अपने आप को कंट्रोल किया। एक लंबे साइलेंस के बाद उसके मुंह से सिर्फ दो ही वर्ड्स निकले, गो मैंग। तो उसकी बात सुनकर गो मैंग ने कहा, हाँ। मोशी की आवाज़ काफ़ी डीप थी और वो अपनी बॉडी को जो कि कांप रही थी क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि गो मैंग ने ऐसा किया है। मोशी कहता है, गो मैंग, तुमने तुमने क्या किया है? तुम तुम लियाओ कंट्री के साथ मिल गए हो। ये सुनते ही गू मैंग जोर से हंसा और उसके ब्लैक लॉन्ग हेयर्स हवा में लहरा रहे थे। तभी उसने अपने हाथों को फैलाया और कहा, क्यों, क्या कुछ इसमें गलत है क्या? गू मैंग कहता है, मुझे लगता है कि ये बुरा नहीं है। लियाओ कंट्री टैलेंट की वैल्यू करती है। हाँ, माना उनके कल्टीवेशन में डीमनिक आर्ट्स यूज़ की जाती हैं जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं है,
लेकिन लोग तो सही है ना। जैसे ही वुमेंग ने ये बातें कही, उसने अपने फोरहेड पर एक गोल्ड ट्रिम्ड ब्लू रिबन की तरफ इशारा किया। वुमेंग कहता है कि इस तरह का प्योर ब्लडेड नोबल मैन फोरहेड रिबन, चाहे मैंने तुम्हारी चोंगहुआ कंट्री के लिए कितना भी वर्क ना कर दिया होता, या फिर मैंने कितने ही अचीवमेंट ना प्राप्त कर लिए होते, सिर्फ मेरे ओरिजिन की वजह से कि मैं एक स्लेव था, मुझे ये रिबन जो मैंने इस वक्त पहना हुआ है वो चोंगहुआ कंट्री मुझे कभी नहीं देती। मोशी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी गलत कर रहा हूँ? वो मैंग हंसने लगा और बोला कि मैं अब किसी भी तरह के गलत व्यवहार को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मोशी ने गुस्से में कहा कि ये एक ऐसा रिबन है जो हीरोइक एंसेस्टर्स को बिलोंग करता है, जिन्होंने अपनी जान देश के लिए गंवाई। गोमैंग, तुरंत की तुरंत इस रिबन को अपने फोरहेड पर से उतार दो। ये सुनकर गोमैंग ने सिल्क रिबन जिस पर ब्लड स्टेन्स थे उसे टच किया और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या ऐसा है क्या? ये रिबन एक बहुत ही यंग कल्टीवेटर ने पहना हुआ था। मेरे सबॉर्डिनेट्स ने उसकी जान ले ली और मैंने देखा कि ये रिबन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, तो मुझे लगा कि ये वेस्ट हो जाएगा ना, तो इसीलिए मैंने इसे उसके पास से ले लिया और फिर मैंने इसके साथ ऐसे मतलब इसके साथ थोड़ा सा खेल खेला। मोशी, क्या तुम्हें भी ये चाहिए? वुमेंग के फेस पर एक क्रूएल स्माइल आ गई थी। वो कहता है कि मोशी, अगर तुम्हें भी इस तरह का रिबन चाहिए तो तुम खुद से इसे लो ना, तुम इसके लिए मुझसे क्यों लड़ाई कर रहे हो? मोशी का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। तभी वो तेज आवाज़ में बोला, वुमेंग, इसे तुरंत की तुरंत हटाओ। यह सुनकर वुमेंग ने बहुत ही स्वीट वॉइस में कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में डेंजर साफ साफ झलक रहा था। वुमेंग कहता है, शी है चुन, तुम एनिमी के जाल में अकेले आए हो। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें थोड़ी बहुत कर्टसी तो दिखानी चाहिए कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है? क्या तुम्हें ऐसा लगा था कि मैं सेंटिमेंटल हो जाऊंगा, इमोशनल हो जाऊंगा तुम्हें देखकर और मैं तुम्हें जान नहीं ले सकता हूँ? को मैंग ने अपने पास से एक डार्क स्पिरिचुअल, एक छोटी सी संगीन, एक तरह का हथियार होता है, वो निकाला और उससे ब्लैक एनर्जी निकल रही थी। गो मैंग ने कहा, मोशी, तुम्हारा पूरा युद्ध पोत सब कुछ आज इस पानी में समा चुका है। मोशी, माना कि तुम ताकतवर हो, लेकिन अंत में तुम एक डेप्यूटी जनरल हो और तुम अपने उस ओल्ड नोबेल मैन को समझा नहीं सके, जो कि इतना बेवकूफ़ था कि मुझे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझे उसकी जान लेने का मन कर रहा है। कितने सारे लोगों की जान चली गई और वो मुझसे दया की भीख मांगने के लिए भी नहीं आया। और तुम देख, अपनी हिम्मत देखो कि तुम सीधे के सीधे दुश्मन की सीमा में आ गए। कितने खतरनाक हो तुम मोशी। गुमैंग मुस्कुरा रहा था। वो बोला, मोशी, क्या तुम उन सारे चौंकुआ सोल्जर्स के साथ ही मरना चाहते हो, यहाँ पे दफन होना चाहते हो, जो कि इस युद्ध में मारे गए हैं? मोशी ने गुमैंग की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और 1 मिनट या कुछ पल के साइलेंस के बाद वो गुमैंग की तरफ बढ़ने लगा। मोशी के जो मिलिट्री बूट्स थे, उनके फुटप्रिंट्स उस जहाज पर बनते जा रहे थे। फाइनली मोशी ने अपने माउथ को ओपन किया और कहा, गुमैंग, मुझे पता है कि चोंगुआ तुम्हारा कर्जदार है और मैं भी तुम्हारा कर्जदार हूँ। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है गुमैंग,
गुमैंग, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए आज मैं तुमसे युद्ध नहीं करूँगा। गुमैंग बोला कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे कोशिश करते हो। मोशी कहता है, गुमैंग, तुमने मुझसे पूछा कि क्या मैं उन सभी सोल्जर्स के साथ यहाँ पे दफन हो जाना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। अगर मेरी मौत, अगर मेरी मृत्यु के बदले में तुम लियाओ कंट्री को छोड़ने के लिए तैयार हो, तुम उसे छोड़ दोगे। धीरे धीरे मोशी गुमैंग के करीब जा रहा था। वो कहता है कि अगर तुम लियाओ कंट्री को छोड़ दोगे और अगर मेरी मृत्यु से ये पॉसिबल है तो ठीक है। गुमैंग, मेरी लाइफ तुम्हारी है। गुमैंग, जो कि हंस रहा था, उसने मुस्कुराना बंद कर दिया और उसने डार्क आईज से मोशी की तरफ देखा और कहा, मोशी, मैं तुम्हें सच में जान ले लूँगा। मोशी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उसने उस ब्लू सिल्कन रिबन जो कि गुमैंग के फोरहेड पर बंधा हुआ था उसकी तरफ जल्दी से देखा। फिर उसने गुमैंग के फेस की तरफ देखा और कहा, तो फिर ठीक है, तुम मेरी जान ले लो। और उसके बाद गुमैंग, याद रखना कि तुम्हें लियाओ कंट्री को छोड़कर वापस जाना होगा जोंगहुआक में। ये लास्ट टाइम था जो मोशी ने कोशिश करी थी गुमैंग को वापस लाने की। तभी एक सफ़ेद ईगल वहाँ से उड़ता हुआ गुजरा और अचानक से जो हथियार गुमैंग ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था वो एक्ट कर गया अपने आप से और गुमैंग ने मोशी पर अटैक कर दिया था। उस हथियार से जो उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था उसने मोशी के हार्ट पर उससे हमला कर दिया था। मोशी के हार्ट के पास से खून बहने लगा था। गुमैंग कहता है, मोशी, मोशी, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। मोशी चुपचाप खड़ा हुआ था। उसके हार्ट के पास से ब्लड बाहर आ रहा था। गुमैंग एक पल के लिए रुक सा गया। फिर उसके लिप्स थोड़ा सा ट्विस्ट हुए और वो बोला, तुम्हें क्या लगता है मोशी कि तुम कौन हो? क्या अधिकार है तुम्हारे पास मुझसे नेगोशिएट करने का, मुझे समझाने का? तुम्हें लगा था कि अगर तुम मर जाओगे तो मुझे गिल्टी फील होगा और मैं वापस चला जाऊंगा। हाँ मोशी, बेवकूफ़ मत बनो। वुमैंग ने अपनी नज़रों को ऊपर किया। फिर उसने नीचे देखा मोशी की तरफ। वही गहरी सांस लेते हुए कहा कि एक जनरल या फिर एक सोल्जर या फिर एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर मोशी, तुम इतने सेंटिमेंटल नहीं हो सकते हो। ये कहकर वुमैंग धीरे से नीचे झुका, एक घुटने पर बैठा। उसने बहुत ही कंफर्टेबल वे में अपने एक एल्बो को नी पर रखा और उस हथियार को मोशी की हार्ट के पास से बाहर निकाला। चारों तरफ ब्लड फैल गया। वो मैंग ने मोशी के फेस को ऊपर उठाया और कहा, ये मत समझना और ये मत सोचना कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि तुम क्या प्लान कर रहे हो। शिहेजुन, ऐसा नहीं है कि तुम मुझसे युद्ध नहीं करना चाहते हो। सच ये है कि तुम्हें पता है कि तुम मुझसे किसी भी हाल में जीत नहीं सकते हो और इसीलिए तुम अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो मेरे खिलाफ जा कर के। मोशी की रोब्स रेड होने लगी थी, लेकिन उस मोमेंट में मोशी को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। उसे सिर्फ कोल्ड, ठंडा महसूस हो रहा था, बहुत बहुत ज़्यादा कोल्डनेस। मोशी की आंखें क्लोज हो गई। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर पॉसिबल होता, मोशी अपने आप से कहता है कि अगर पॉसिबल होता तो
वो मैंग, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुमसे युद्ध करूँगा। वो मैंग, पास्ट में तुमने मुझे रोशनी दी, तूने मुझे वार्मथ दी, और मेरे हार्ट से जो भी ब्लड बहा वो तुम्हारी वजह से था। वो मैंग, तुम्हारे बिना आज मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ नहीं होता। वो मैंग ने बिना किसी सिंपैथी के कहा, सॉरी मोशी, तुम्हें लेट डाउन करने के लिए।